नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने इंडस्ट्रियल लॉ के लेक्चर को और अब हम आ गए यूनिट नंबर 3 लेसन 1 द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो हमारे से आज़ादी मिलने से पहले का एक्ट बना हुआ है, अंग्रेजों ने बनाया होगा जब भारतीयों से उसने काम करा लिया होगा और भारतीयों को पैसे नहीं दिए होंगे। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, हर चीज़ को एक एक्ट के थ्रू रेगुलेट करने की कोशिश की थी। चोरी भी करते थे ना तो एक्ट के थ्रू करते थे। चलो स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, कुछ डेफिनेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वेजेस देने की। वेजेस मतलब सैलरी, बट ये है कि सैलरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम नहीं करते उनको दिया जाता है, और जो फैक्ट्री में काम करते फैक्ट्री की लोकेशन में करते उसको वेजेस दिया जाता है। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, कितने दिन का दिया जाएगा। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, कब दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस टू अ पर्सन हुज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया तो उसको कब वेजेस दिया जाएगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंप्लायंस विद द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। एग्जेम्पशन कब है कि जब वेजेस के लिए जो टाइम लिमिट है उससे छुटकारा मिल जाए, ये ना हो कि इतने ही दिन में दे दिया जाए, तो एग्जेम्पशन मिलेगी। रिलैक्सेशन मिल जाएगी, एग्जेम्पशन तो रिलैक्सेशन कि यहाँ पे ये एक्ट अप्लाई ना हो। वेजेस टू बी पेड ऑन अ वर्किंग डे, वेजेस किसी वर्किंग डे को ही दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस कैसे दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा, बैंक में दिया जाएगा। वेजेस से क्या क्या डिडक्शन होगी, पीएफ डिडक्शन, ईएसआईसी डिडक्शन, कोई फाइन है तो वो क्या है। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, आया ही नहीं ड्यूटी करने तो उसके लिए डिडक्शन। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस, कोई उसने लॉस कर दिया, कोई डैमेज कर दिया, उसका लॉस। डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, कुछ ऐसे उसने सर्विसेज दे दिए जिसका डिडक्शन उसको करना पड़ेगा तो डिडक्शन कर देंगे। नाउ डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेज, अगर उसने कोई पहले पैसा एडवांस ले लिया है और अब उसकी रिकवरी हो रही है, उसकी सैलरी सब कटेगा क्योंकि ऑलरेडी एडवांस ले चुका है, तो उसका हम देख लेंगे डिडक्शन। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स, अगर उसने कोई लोन ले रखा है, वो तो हो गया सैलरी एडवांस कि भाई 15 दिन पहले ही सैलरी ले लिया तो वो कटवा देगा, और एक होता है लोन जो लंबे समय के लिए लेता है फिर हर महीने कटवाएगा। डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस स्कीम, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंश्योरेंस स्कीम को पेमेंट हुई है तो उसका डिडक्शन। और रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाने का, कैसे रजिस्टर्स और रिकॉर्ड बनाएंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है। द एक्ट अप्लाइज टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, जो बंदे फैक्ट्री में काम करते हैं, टू पर्सन्स एम्प्लॉयड अदरवाइज देन फैक्ट्री, या जो बंदे फैक्ट्री में तो नहीं कर रहे काम लेकिन रेलवे और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे, इंडियन रेलवे में काम कर रहे, और टू पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल, या फिर कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और अदर इस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2, या सेक्शन 2 में जो और अदर इस्टेब्लिशमेंट मतलब अदर कंपनी, ठीक है ना, जो सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया, तो वहाँ पे ये लोग जो काम करेंगे तो इनको ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग 3 मंथ नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन ऑफ सो डूइंग, स्टेट गवर्नमेंट जब ऐसा करना चाहेगी, किसी कंपनी पे इस एक्ट को अप्लाई करना चाहेगी, तो वो 3 महीने पहले नोटिस दे देगी, या किसी स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि उसके यहाँ भी ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एप्लीकेबल रहे, तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन दे देंगे अपने ऑफिशियल गैजेट में कि भाई ये प्रोविजन जो है वो इस कंपनी पे, इन कंपनीज पे अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अब अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है। द एक्ट शैल बी एप्लीकेबल इफ द वेजेस फॉर द वेज पीरियड टू एन एम्प्लॉयड पर्सन डू नॉट एक्सीड, ये एक्ट तब कहाँ एप्लीकेबल है, जब किसी की वेजेस 6000 तक है, और सच हायर सम, लेकिन अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसी और के किसी और ज़्यादा अमाउंट के लिए भी अपनी लिमिट डाल सकती है। देखो ये 6000 वाली जो लिमिट है ना, 6000, एक अब 6000 में क्या होता है, तो अब ये 6000 10,000 या 11,000 हो चुका है, ये एक्ट की जो लिमिट है वो पुरानी है। ठीक है, तो जब जब ये रहे लिमिट विमिट लिखने की बात आए, तो ये ऑफिशियल बुक जो है डीयू की, वहाँ पे तो यही अपलोडेड है। तो अभी यही लिखना। चलो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन,
एम्प्लॉयड पर्सन किसे बोलेंगे? एम्प्लॉयड पर्सन जो बंदा काम कर रहा है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिजीज्ड एम्प्लॉय पर्सन का, या जो बंदा मर गया जिसकी डेथ होगी उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे भी एम्प्लॉयड पर्सन बोला जाएगा। नौकरी पे जो एम्प्लॉयर इंक्लूड्स द लीगल एम्प्लॉयर्स में वो बंदा भी आ जाएगा। अगर कोई ओनर या एम्प्लॉयर, कंपनी का एम्प्लॉयर मर गया, डेथ होगी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो भी एम्प्लॉयर में आ जाता है। द लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यू टू द एम्प्लॉयड पर्सन्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम। अब देखो क्या होता है, अगर लोगों से उसने काम करा लिया, उसको वेजेस देना था, बट उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसकी लायबिलिटी आ जाएगी कि वो वेजेस दे, लेकिन वो उतना ही देगा टू द एक्सटेंट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा जितनी प्रॉपर्टी उसको इनहेरिटेंस में मिली है अपने फादर से के डेथ पे, जो भी उसको प्रॉपर्टी मिली है वो उतनी जिस वैल्यू की मिली है उस वैल्यू तक की उसकी लायबिलिटी चुकाने के लिए उसकी उत्तरदायित्व होगी, जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पे इस एक्ट में बोल दिया तुम उतना वेजेस तो तुम्हें देना ही पड़ेगा जितना तुमने प्रॉपर्टी उनसे लिया है, इनहेरिटेंस में मिला है, मतलब वसीयत तुम्हें मिला है, ठीक है ना। फैक्ट्री मीन्स अ फैक्ट्री एज डिफाइंड इन सेक्शन 2M। फैक्ट्री किस फैक्ट्री में एप्लीकेबल है? जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में डिफाइन है। एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है देखो, इंडस्ट्रियल एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट। अब इसमें ये सारे नाम दे दिए कि कहाँ कहाँ किस किस को आप फैक्ट्री में कंसिडर कर लोगे, ताकि ये एक्ट जो है वहाँ अप्लाई हो। देखो इस एक्ट का भी अप्लाई करने का एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि लोगों को यार इतना तो पैसा मिले ही मिले ना, इससे कम ना मिले। तो देखो ट्रामवे सर्विस, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस कैरिंग पैसेंजर्स और गुड्स, चाहे रोड से, किराए पे या किसी तरीके से, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल है। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस सच बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयड मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स, यूनियन और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ भी एप्लीकेबल है। डॉक, वाफ और जेटी, ये सब जो उसमें जाते हैं, समुद्र वाले पे जहाज होते हैं। इनलैंड वेसल्स मैकेनिकली प्रोपेल्ड, ये भी जहाज से रिलेटेड बिजनेस में है। माइन, क्वेरी, ऑयल फील्ड, जो वो खोदते रहते हैं ज़मीन को, फिर देखते हैं कोई कोयला वोयला निकल के आ जाए, उस टाइप की माइन काम कर रहे हैं। प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, पौधे वौधे लगाने वाला, तो भी इसमें। कोई वर्कशॉप चला रहा है, कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट या फिर सेल किया जा रहा है, वो उस पर भी एप्लीकेबल है। इस्टेब्लिशमेंट विच एनी वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, रोड ब्रिज कैनल ये सब बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। या कोई और इस्टेब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की है, और वो चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की भैया यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है उस पर्सन को जो यहाँ पे काम कर रही है, उनका तो कम से कम इतना पैसा मिले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बता देगी कि हम तुम्हारी कंपनी के ऊपर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, ताकि भैया तुम इन लोगों को इससे कम पैसे मत दो। लेकिन लोग तो गलती अभी कर रहे हैं, जो मिनिमम वेजेस देना है किसी स्टेट में किसी एक्ट में, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बंदे को दिखाते ही नहीं कि हमारे यहाँ काम करता है। मतलब ऑफिशियली जो इसमें देखा था ना एक पॉइंट के रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय रजिस्टर, उसमें उसका नाम ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं कच्चे के पेपर पे सारा नाम लिख देते हैं, और उन बंदे को फिर वो मिनिमम वेजेस जो है ना 10,000 11,000 वो भी नहीं देते, 5-6 हज़ार पे काम करा देते हैं। तो यहाँ पे गरीबों को लूटने का या गरीबों के राइट को बेकार करने का या गरीबी के राइट के खिलाफ बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इतने सारे एक्ट बने हैं, लेकिन एक्ट को फॉलो करने वाले लोग 100% नहीं है। अब चलते हैं वेजेस। वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन, वेजेस मीन्स ऑल रिम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी, चाहे उसको सैलरी दे रहे हो, अलाउंसेस दे रहे हो, अदरवाइज कुछ भी दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी, और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड विच वुड इन द टर्म्स ऑफ, या फिर एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसको कुछ भी मिल रहा है वो वेजेस में आ जाएगा, चाहे वो एक्सप्रेस हो या फिर चाहे वो लिखा में हो या फिर अपने आप ही उसको दिया जा रहा हो। और टू बी पेबल टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉय, जो भी उसने काम किया उसके बदले में उसको ये सब पैसा दे रहा है, चाहे सैलरी बोल लो, अलाउंसेस बोल लो, अदरवाइज बोल लो, उसे वेजेस बोला जाएगा। ठीक है। एनी रेम्युनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, इसमें वो भी अमाउंट आ जाएगा। अगर कोई चीज़ कोर्ट में चलेगी और कोर्ट में जाने की वजह से अगर कोई पैसा देना पड़ेगा किसी एम्प्लॉय को,
तो भी वो वेजेस में आ जाएगा। एनी रेम्युनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इन एंटाइटलमेंट इन रिस्पेक्ट टू ओवर टाइम वर्क, अगर ओवर टाइम करा लिया उसके बदले उसको पैसा दे रहे हो, ओवर हॉलीडे पे काम करा लिया या जिस दिन छुट्टी थी लीव पीरियड लिया था उस पर भी अगर उसका पैसा दिया जा रहा है तो वो वेजेस का पार्ट रहेगा। एनी एडिशनल रेम्युनरेशन पेबल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे कोई बोनस दे रहे हो, किसी भी नाम से कुछ भी दे रहे हो, एक्स ग्रेशिया बोलते हैं, बोनस बोलते हैं, रिवॉर्ड बोलते हैं, वो सब वेजेस का पार्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट का और टर्मिनेशन पे किसी लॉ के द्वारा आपको कोई पैसे देने हैं उसको, कुछ सम मतलब कोई अमाउंट, सम मतलब अमाउंट पैसा, अगर उसको देना है तो भी वेजेस का पार्ट मान लिया जाएगा। एनी सम विच द पर्सन एम्प्लॉयड एंटाइटल्ड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग, या किसी और लॉ की वजह से भी अगर उसको कुछ पैसा दिया जा रहा है तो भी उसको वेजेस बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है ये सब तो वेजेस है, अब वेजेस डज नॉट इंक्लूड, क्या वेजेस है जो इंक्लूड नहीं होगा? कोई भी बोनस, वेदर अंडर ए स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और अदरवाइज, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग वाला बोनस हो कि प्रॉफिट में तुम्हें हिस्सा दे देंगे, या फिर कुछ भी विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिम्यूनरेशन पेबल अंडर दिस एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके हिसाब से नहीं था ये अमाउंट, कुछ और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो फिर उसको वेजेस नहीं बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, रहने के लिए अगर पैसा दिया जा रहा है, सप्लाई ऑफ लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मेडिकल अटेंडेंस, अदर एमिनिटी ऑफ एनी सर्विस, कंपटीशन ऑफ वेजेस, तो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ये सब किया जा रहा है तो फिर उसको वेजेस नहीं मानेंगे। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड, अगर कोई पेंशन और प्रोविडेंट फंड में पैसा दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, कंपनी मालिक के द्वारा, तो फिर वो वेजेस का पार्ट नहीं रहेगा। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग कंसेशन के लिए, उसको कहीं घूमने के लिए या कहीं जा रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, उसके बदले उसको पैसा दिया जा रहा है तो भी वेजेस का पार्ट नहीं रहेगा। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड अपॉन हिम बाय द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई उसको काम की वजह से स्पेशल कोई खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो स्पेशल एक्सपेंस की जो चीज़ें हैं उसको वेजेस का पार्ट नहीं मानेंगे। एनी ग्रेचुटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ, वैसे तो देखो एज ए एम्प्लॉय तो वो चाहेगा कि वेजेस का पार्ट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ताकि कम से कम उसको जो मिनिमम वेजेस है वो तो मिले, पता चले स्पेशल एक्सपेंस के लिए उसके लिए दे दिया 10,000, ठीक है, और एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ मैंने तुम्हें दे दिया वेजेस, वो बोलेगा अरे यार ये तो खर्चा मैंने तुम्हारी कंपनी के लिए किया है, मुझे तो कुछ अपने घर ले जाने के लिए तो 10,000 मिले ही नहीं है, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ स्पेशल एक्सपेंस, तो ये वेजेस का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो एक एम्प्लॉय तो यही चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वेजेस का पार्ट ना हो, ताकि उसको मिनिमम वेजेस तो मिले। एनी ग्रेचुटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई ग्रेचुटी दिया जा रहा है टर्मिनेशन पे, एम्प्लॉय ने को निकाल दिया गया और उसको फिर ग्रेचुटी दी जा रही है, ग्रेचुटी तभी दी जाती है जब आप 5 साल किसी कंपनी में काम कर लेते हो, तो भी वो वेजेस का पार्ट नहीं रहेगा। तो ये सब तो अच्छी बात है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, अब किस बंदे की जिम्मेदारी होगी वेजेस देने की? अरे कंपनी की जिम्मेदारी होगी, उसके मैनेजर्स की जिम्मेदारी होगी, और किसकी होगी? तो एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल, सभी एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए उन सारे लोगों को जिनको वेजेस देने की जरूरत है। द फॉलोइंग पर्सन शैल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है? देखो इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज की बात करें तो जो भी बंदा मैनेजर है वो देगा। इन इंडस्ट्री और अदर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो एम्प्लॉयर जिसके सुपरविजन में काम किया जा रहा है, जिसके कंट्रोल में या इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहे हैं, वो बंदा देगा, वहाँ भी मैनेजर ही होते हैं यार, और कौन होंगे। अपन रेलवे की बात करें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन किसी पर्सन को नॉमिनेट कर देगी, लोकल एरिया के पर्सन को, वो अपना दे देगा, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी वेजेस देने की। सबसे ज़्यादा रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पे काम होते हैं या फिर ये इस टाइप के छोटे मोटे काम होते हैं। सेक्शन 4 फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, रेलवे में तो ये भी होता है कोई बंदा लाइन मैन है या फिर पटरी साफ करने वाला है, वो बंदा ले रहा है रेलवे से 40,000 30,000, और वो किसी बंदे को हायर कर लेता है 5,000 पे, 6,000 पे, 7,000 पे, उससे काम करा लेता है, जबकि पटरी साफ करने के लिए वो ले रहा है 30,000 40,000। तो बहुत ही, हम भारत देश में रहते हैं, हर चीज़ का हमने तोड़ निकाला हुआ है।
कोई भी लॉ बनता है ना, तो लॉ बनने से पहले हम उसको तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं कि इसको फॉलो ना करने के कौन कौन से रास्ते हैं ये बता, काम ना करने के कौन कौन से रास्ते हैं ये बता। ठीक है ना, तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हम पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनेंगे। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, वेज पीरियड को कैसे फिक्स करें, कितना पैसा दिया जाए, कब दिया जाएगा। देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर दैट एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3 शैल फिक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वेजेस शैल बी। तो इसमें हर वो बंदा जो वेजेस देने के लिए लायबल है वो डिसाइड करे कि कब वेजेस देना होगा उसे। नो वेज पीरियड शैल एक्सीड 1 मंथ, एक महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। वीकली दे सकते हो, फोर्टनाइटली 14-15 दिन में दे सकते हो, मंथली बेसिस पे दे सकते हो, लेकिन ये नहीं यार तुमने किसी से काम करा लिया, 6,000 7,000 तुम्हें देने हैं, 10,000 देने हैं और उसको बोले 2 महीने बाद देंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन डाल दिया कि जो वेज पीरियड है वो 1 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। सेक्शन 5 टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम क्या होगा पेमेंट ऑफ वेजेस का। एवरी रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्रियल अदर स्टेबलेंस अपॉन ऑन हिच लेस देन विच इज लेस देन 1,000 पर्सनस आर एम्प्लॉयड, ऐसी जगह जहाँ पे 1,000 से कम लोग काम कर रहे हैं, शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे। मंथ एंड हो गया, 7 तारीख से पहले पहले वेजेस मिल जानी चाहिए। अभी फैक्ट्रीज में ऑडिट होती है, ऑडिट में जब ये लोग आते हैं ना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी चेक करने, तो ये यही देखते हैं, बोलते हैं ऐसा करो भाई तुम लोग ना बैंक की स्टेटमेंट लाओ, बैंक में देखते हैं कि वेजेस किस डेट को गया है, तो अगर 7 से आगे गया है तो लोग फाइन पेनल्टी लगा के चले जाते हैं फैक्ट्री पे। तो इसीलिए भैया मुझे जैसे एक मैनेजर को, या आप लोग पढ़ लिख लेंगे तो मैनेजर बन जाएंगे, आपको वेजेस तो मिलेगा नहीं, आपको सैलरी दी जाएगी, है ना। आप मिनिमम वेजेस पे क्यों काम करोगे अगर आप पढ़े लिखे रहोगे। तो आपके लिए चाहे आपको 10 तारीख को दे 20 तारीख को दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए कोई एक्ट नहीं बना है, लेकिन उन वर्कर्स के लिए एक्ट में लिखा गया है कि 7 तारीख से पहले पहले उनको वेजेस चली जाए। ठीक है। एनी अदर रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर स्टेब्लिशमेंट शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10 डे। रेलवे फैक्ट्री और कुछ को बोल दिया कि तुम 10 तारीख तक दे देना आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ वेजेस आर पेबल। ठीक है ना, तो वहाँ पे दे दिया, एक लिमिट दे दी 7 तारीख की, कोई रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्री जहाँ पे 1,000 से कम लोग एम्प्लॉयड, और जहाँ पे 1,000 से ज़्यादा है वहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिया कि चलो तुम 10 तक दे देना क्योंकि तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाएगा कंप्यूटेशन में। तो ये याद रखना। ठीक है। नाउ सेक्शन 5(4) ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड ऑन अ वर्किंग डे। ये वर्किंग डे है भैया, किसी दिन जिस दिन तुम्हारे फैक्ट्री में काम हो रहा है उसी दिन वेजेस दो ना। ये थोड़ी ना उनको बोलोगे अच्छा तुझे वेजेस चाहिए, ऐसा कर तू संडे को आ जा, ऐसा कर 2 अक्टूबर को आ जा, 15 अगस्त को आ जा, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 6 वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट्स। वेजेस किस में दिया जाएगा, जो भाई ऐसा थोड़ी ना कि अब 500 और 1,000 के नोट बंद हो गए थे हमारे देश में नोटबंदी में, तो वो बंद किए हुए करेंसी दे रहे हैं, नहीं, जो करंट में कॉइन चल रहे हैं, जो करंट में करेंसी नोट चल रहे हैं वही दोगे। सिंपल सी बात है, या तो तुम चेक से दे दो, उसके बैंक अकाउंट में दे दो, देखो कैश नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो चेक से दे दो या बैंक अकाउंट में दे दो। सेक्शन 7 डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, कौन कौन से डिडक्शन किए जाएंगे उसके वेजेस से। तो देखो कोई भी वेजेस एम्प्लॉयड पर्सन होगा, जो मतलब कर्मचारी होगा, शैल बी पेड टू हिम विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट दोज ऑथराइज बाय द, कोई भी डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन जो डिडक्शन इस एक्ट में ऑथराइज है, जो डिडक्शन इस एक्ट में लिखा गया वो तो डिडक्शन होगी। एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन टू द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट, क्या क्या काट लेंगे यार उसके वेजेस से। द विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट हुआ कोई प्रमोशन हुआ भी रोक देंगे, बोलेंगे और मेहनत कर, तेरा हो तो गया है लेकिन देंगे बाद में, ठीक है ना। द रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल, मतलब किसी को लोअर पोस्ट पे डाल दिया है, किसी को लोअर टाइम पे डाल दिया है, तो उसके कुछ पैसे काटने उस वजह से तो कट सकते हैं। सस्पेंशन के केस में भी पैसा कट सकता है। अब देखते हैं सेक्शन 7(2) सस्पेंशन मतलब उसको हटा दिया।
डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी मेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब कौन कौन सी डिडक्शन है जो और भी कर सकते हैं, देखो इसके अलावा फाइन्स, कोई फाइन है तो वो डिडक्ट कर सकते हैं। पता चले गुटखा खा के थूकना बना था और फिर भी फैक्ट्री में थूक रहे और उस पर साफ साफ लिखा कि भैया 100 रुपये का फाइन है, तो फाइन कट जाएगा उसके वेजेस से। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, आया ही नहीं काम करने तो थोड़ी ना फैक्ट्री ओनर उसको पैसा देगा, काट देंगे उसके पैसे। नाउ डिडक्शन फॉर डैमेज और टू अ लॉस गुड्स एक्सपेशली, मतलब उस बंदे की वजह से कोई डैमेज हो गया, कोई लॉस हो गया गुड्स का जिस पे वो काम कर रहा था, उसकी डिफ़ॉल्ट हो गई, नेग्लिजेंसी की वजह से हो गया, उसको दे दिया, अच्छा ठीक है तू भाई इन सबको ना संभाल के रख, पैकिंग कर। अब वो कांच के आइटम थे, शीशे के आइटम थे, वो पैकिंग में 10 शीशे के आइटम तोड़ दिए उसने, तो रिकवरी हो सकती है। डिडक्शन फॉर हाउस एकोमोडेशन सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर और बाय द गवर्नमेंट, उसको कुछ ऐसा हाउस रहने के लिए कोई पैसे वैसे दे रहे हैं, हाउस एकोमोडेशन दिया जा रहा है और बदले में उससे कई कंपनियां क्या करती है, अपने लेबर को अपनी साइट पे ही रखती है, वर्क प्लेस पे रखती है और बदले में उसको बोलती है ऐसा है देखो 2,000 रुपये का ही तुम्हें रूम दे रहे हैं, हम तुम्हारी वेजेस से काट लेंगे, वो काट सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे करती हैं कि वे लोगों को, ये जो लोग विदेश चले जाते हैं लेबर बनने के लिए और विदेश में क्या करते हैं, उनको कोई 5 स्टार होटल में थोड़ी ना रखा जाता है, उनको एक ऐसा रूम दिया जाता है रहने के लिए जिसमें दो दो तीन तीन चार चार लोग रहते हैं, है ना। तो इन लोगों को जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाती है वहाँ पे रहने की, उसके पैसे काट सकते हैं। डिडक्शन फॉर सच एमिनिटीज सर्विस सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर एज ए स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन दिस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिस या अदर गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कोई सर्विसेज उसको दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है ना, कुछ ऐसे मटेरियल या कुछ ऐसी सर्विसेज दे दी जिसकी वजह से डिडक्शन करना है तो कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी अलग से दे दिया, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए दे दिया, तो डिडक्शन कर सकते हैं। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस, अगर आपने पैसा एडवांस ले लिया, मान लो सैलरी उसको अगले महीने के 7 वेजेस अगले महीने के 7 तारीख तक मिलना था, उसमें वो बंदा आ गया पिछले ही करंट महीने में ही आ गया 15 तारीख, मुझे पैसा आज ही दे दो, तो बोलेंगे ठीक है आज ले ले, तेरे 7 तारीख वाले में काट लेंगे, तो एडवांसेस का। या तो उसने लोन ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि लोन ले सकते हो, ठीक है, तो लोन ले लिया और उस लोन का उसने बोल दिया मेरे 10 महीने में कटवा देना तो 2,000 रुपये करके, तो उसकी डिडक्शन हो जाएगी। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग और अदर पर्पस अप्रूव बाय, कुछ और ऐसा लोन ले लिया कि घर बनाने के लिए लिया, जो भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है ले सकते हो लेकिन उसका पैसा काट सकती है एम्प्लॉयर। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, अब कोई बंदा किसी को इनकम टैक्स भी देना है, अगर वो अगर गवर्नमेंट कह रही है, मतलब वो जो बंदा कह रहा है कि नहीं आप ही दे दो मेरे बिहाफ पे इनकम टैक्स, तो तेरी सैलरी से काट लेंगे, है ना। अब जैसे मेरे केस में मैं अपना टीडीएस कटवा लेता हूँ कि ताकि मेरे बिहाफ पे जो कंपनी है वो टीडीएस जमा करती रहेगी, टैक्स काट काट के, जब कल होके अगले साल मैं रिटर्न भरूंगा तो बोलो मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो वो भी पार्ट हो जाएगा ना सैलरी का। डिडक्शन फॉर सब्सक्रिप्शन रिपेमेंट ऑफ एडवांस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड की सब्सक्रिप्शन है, प्रोविडेंट की फंड के पेमेंट से अगर आपने कोई पैसा लिया है तो उसकी भी डिडक्शन आपको कर दी जाएगी। तो इतने सारे डिडक्शंस हैं जो वहाँ उसके सैलरी एक वजह से किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम चला रही है, उसके बदले में लोगों से कुछ पैसे लेने हैं हर एक एम्प्लॉय से, तो उसका डिडक्शन कर सकते हैं प्रीमियम के नाम पे। डिडक्शन कर सकते हैं जब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कंपनी खुद ही दे रही है उसके बदले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम, तो उसकी वजह से काट लेगी, ठीक है। नाउ डिडक्शन कर सकते हैं ट्रेड यूनियन में, अगर कोई पैसा देना है और एम्प्लॉई के बिहाफ पे देना है ट्रेड यूनियन को, तो भी पैसे काट लेगी। डिडक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी फ़ी पेबल है, मेंबरशिप फ़ी ट्रेड यूनियन को देना है और एम्प्लॉय हर एक एम्प्लॉय को देना था और कंपनी ने उसके बिहाफ पे दे दिया, तो हर एम्प्लॉय का मेंबरशिप फ़ी कट जाएगा। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड, कोई अगर गारंटी बॉन्ड में अगर कोई पैसा लगाना है, इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, तो उसके भी पैसे एम्प्लॉई के वेजेस से काट लेगा। कोई लॉस कर दिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को तो काट लेगा, कोई रिकवरी ऑफ लॉस रिकवर करना है तो काट लेगा, ठीक है। ये अब रेलवे से रिलेटेड सारे पॉइंट है। कोई डिडक्शन करना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में देना है, अब जैसे
ये जो आपदा और आ जाती है तो बोलते हैं ना कि सारे इस कंट्रीब्यूशन करो, तो इसमें 100 रुपये 50 रुपये जो भी आपको देना है। तो अगर ऐसा कुछ किया कंपनी ने, कर दिया एम्प्लॉय के भी आप पे, तो एम्प्लॉय के भी वेजेस से काट लेंगे। ठीक है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोलती है कि नहीं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन सबकी एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। तो ऐसे केस में डिडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या पैसे उनके काट लिए जाएंगे। अब चलते हैं फाइन्स। ये फाइन क्या है? अगर फाइन, सब चीज़ों के बदले अगर फाइन रिकवर करने लग जाएंगे तो बंदे का तो सारा फाइन में ही पैसा चला जाएगा, तो फिर उसको वेजेस क्या मिलेगा? तो फाइन्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फाइन ले सकते हैं, कौन कौन से फाइन नहीं ले सकते। तो नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन सेव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट एंड ओमिशन इज पार्ट ऑफ एज द एम्प्लॉयर। भैया गलती एम्प्लॉयर की है, गलती फैक्ट्री ओनर की है, गलती फैक्ट्री मैनेजर की है, और उस गलती का भुगतान एम्प्लॉय करे तो नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं भैया, तुम्हारी गलती वजह से अगर कोई हो रहा है, फाइन तुम्हारी कंपनी पे लग रहा है, तुम्हारी गलती है, तो तुम उस फाइन को रिकवरी नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, एम्प्लॉय पे नहीं चार्ज कर सकते। A notice specifying such act or omission shall be exhibited in the prescribed manner on the premises in which the employment is carried on, or case of person employed upon a railway the prescribed place। या फिर आपने किसी फैक्ट्री प्लेस पे जाके देखा होगा, वहाँ प्रॉपर तरीके से नोटिस होता है कि हम यहाँ पे 18 वर्ष से आयु के नीचे के बंदों को काम नहीं देते हैं, या बाल श्रम यहाँ निषेध है। तो इस टाइप की चीज़ों की वजह से अगर फाइन लगता है तो कंपनी के ऊपर अगर है तो कंपनी करेगी, ये एम्प्लॉयड पर्सन से नहीं कुछ रिकवरी करेंगे। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और शोइंग कॉज अगेंस्ट द फाइन। ये नहीं कि भैया सीधा उसके ऊपर फाइन लगा दे, उसको मौका देना पड़ेगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे ऊपर फाइन हम क्यों ना लगाएं, अपॉर्चुनिटी, उसको मौका देना पड़ेगा अपने आप को एक्सप्लेन करने का। पता चले उसने गुटखा खा के थूक दिया और आपने उसके ऊपर फाइन लगा दिया, फिर वो बोलेगा अरे मैंने तो किया ही नहीं, वहाँ तो पहले से ये था, और आपने तो उसको देखा नहीं करते हुए, तो आप तो ये बोलो कि अभी यही गया था तो इसी ने ऐसा किया होगा। तो वो अपने आप को बचाने वाला जो है राइट देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच में बी इम्पोज्ड इन एनी वन वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉय पर्सन शैल नॉट एक्सीड अमाउंट इक्वल टू 3% ऑफ। कितना भी तुम फाइन लगा लो, एक पीरियड के लिए, एक महीने की वजह में से 3% से ज़्यादा की रिकवरी नहीं हो सकती। भाई उसके फाइन से तुम सारा ही रिकवर कर दोगे तो बेचारा खाएगा क्या? राशन पानी पे दिक्कत आ जाएगी। गलती कर भी दी है तो तुम 3% से ज़्यादा एक पीरियड में रिकवर नहीं कर सकते। ज़्यादा अमाउंट बनता है तो अगले महीने में 3% और ले लेना। सॉरी। चलो, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से नीचे का कोई बंदा है तो उसके पर कोई फाइन नहीं होगा। मेरे ख्याल से फैक्ट्री में 14 वर्ष की आयु लिखी होती है। नो फाइन इम्पोज्ड, तो 14 वर्ष में अगर उसने एम्प्लॉयमेंट ले लिया तो फिर 15 साल, मतलब 1 साल तक तो वो अगर कोई करता है गलती तो उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। No fine imposed on any employed person shall be recovered from him by installment or after the expiry of 60 days। मतलब 60 दिन के बाद कोई भी फाइन उससे रिकवर नहीं किया जा सकता। एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ द एक्ट ओमिशन इन रिस्पेक्ट इट वाज इम्पोज्ड। एवरी फाइन मतलब सारे फाइन अगर उसके ऊपर लगा रहे हो तो उसी दिन का लगाओ जिस दिन वो हुआ है डिफॉल्ट। ये नहीं कि उसके पास आ रहे 6 महीने बाद, अरे याद है 6 महीने पहले तूने ऐसा किया था, तो ये नहीं कर सकते। ऑल फाइन्स एंड ऑल रियलाइजेशन देयर ऑफ शैल बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर। जितने भी फाइन उसके ऊपर लगा रहे हो उसमें के रजिस्टर में लिखो, उसका प्रूफ होना चाहिए। ये सारे हमने फाइन देख लिए। अब है डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अब यार ड्यूटी पे ही नहीं आया, काम करने ही नहीं आया, तो उसकी डिडक्शन नहीं करोगे क्या? कर ही सकते हैं। तो डिडक्शन में भी मेड अंडर सेक्शन 7(2)(b) ऑन ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस। वो काम करने नहीं आया तो उसके पैसे उसके कट जाएंगे। The amount of such deduction shall in no case bear to the wages payable to the employed person in respect of wage period for which the deduction is made in a larger proportion than the period for which he was absent bears of the total period within such period during which by terms of the employment he was required to work। देखो जितना उसको काम करना था, जितने दिन की एब्सेंट उसको मिली थी, जितना अप्रूव्ड था उतना तो चलेगा, लेकिन बियॉन्ड अप्रूवल 5 दिन की छुट्टी अप्रूव थी और उसके बाद अगर उसने ले लिया
तो उसके पैसे कटेंगे, उसकी डिडक्शन होगी। तो वही चीज़ है कि आपको बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग हिज वेजेस ऑफ 8 डेज, मतलब 8 दिन से ज़्यादा कि ज़्यादा 8 दिन से ज़्यादा का पैसा नहीं काट सकते एक पीरियड में, एक महीने में। फिर वही बात आ जाती है ना कि अगर सारा पैसा उसका हम ज़्यादा छुट्टी कर भी लिया और सारा पैसा हम काट ही लेंगे, तो फिर वो बंदा खाएगा क्या? भाई इन लोगों की सैलरी बहुत कम होती है, वेजेस बहुत कम है यार, 10,000 11,000 में क्या होता है? तो उन लोगों को बचाने के लिए ही ये एक्ट आया है, ताकि इन लोगों को इतना तो पैसा मिल जाए कि रहना खाना पीना हो सके, इनके भी तो बच्चे हैं। नाउ सेक्शन 10 डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। ये सब डिडक्शंस इसलिए बता दी गई है कि कल को कि अनऑथराइज डिडक्शन ना कर दी किसी की वेजेस से, और फिर उन लोगों के लिए दिक्कत ना आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, किसी डैमेज और लॉस का डिडक्शन करना है। क्या किया होगा इस बंदे ने, देखो, अ डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डैमेज और लॉस कॉज टू द एम्प्लॉयर, कॉज टू द बाय द नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट बाय द एम्प्लॉय, कि जो एम्प्लॉयड पर्सन, जो कर्मचारी, उसकी गलती की वजह से कोई ऐसा लॉस हो गया, ठीक है ना, तो उससे इतना रिकवर नहीं कर सकते जितने का नुकसान भी नहीं हुआ। तो वही लिख दिया भाई, जितना तुम्हारा नुकसान है तुम उतना ही रिकवर करना, ये नहीं कि लॉस के नाम पे अब ये उसका हाथ ही कटवा देंगे, उससे गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जितना तुम्हें लॉस हुआ है उससे ज़्यादा रिकवरी मत करना, क्योंकि वैसे तो तुम बेईमान हो। हम्म तो बेईमानी ज़्यादा नहीं चलेगी। नाउ अ डिडक्शन शैल नॉट बी मेड, डिडक्शन नहीं कर सकते जब तक उस बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि तुम्हारा डिडक्शन क्यों ना किया जाए, तुम एक्सप्लेन करो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सो कॉज, बताओ कारण कि क्यों ना करे तुम्हारा डिडक्शन। तो उस बंदे को भैया पहले तुम मौका दोगे। अगर वो बंदा बोलता है ना मुझे मौका ही नहीं दिया जी, तो फिर तो डिडक्शन गलत हो जाएगी। ऑल सच डिडक्शन एंड ऑल रियलाइजेशन देयर ऑफ शैल बी रिकॉर्ड इन रजिस्टर, जो भी डिडक्शन कर रहे हो ना उस सब का एक रजिस्टर मेंटेन करो, और रजिस्टर में लिखो कि हाँ भाई क्यों इसके पैसे काटे जा रहे हैं। सेक्शन 11 डिडक्शन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। अब ये क्या है, सर्विसेज रेंडर्ड के केस में किस बात की डिडक्शन, उसने सर्विस दिया है, तो देखो क्या है, अ डिडक्शन shall not be made from the wages of employed person unless the house accommodation amenity or services have been accepted by home। मतलब जब तक उस बंदे ने बोला ही नहीं कि मुझे तुम्हारा घर चाहिए रहने के लिए, मुझे तुम्हारा क्वार्टर चाहिए रहने का, तब तक तुम उसके पैसे नहीं काट सकते। अगर तुम जो फैक्ट्री वाले लोग क्वार्टर दे रहे हैं, उसको सर्विस दे रहे हैं रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो उस सर्विस रेंडर का पैसा डिडक्ट कर सकते हो। सर्विस रेंडर का मतलब जो एम्प्लॉयर, मतलब जो बॉस है, फैक्ट्री का ओनर है, वो सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय को रहने का, खाने का, पीने का, ठीक है, उसके बदले जो पैसा चार्ज करेगा वो डिडक्ट कर देगा उसके वजह से। भाई कहीं और भी रहता तो रेंट तो देता ही ना, कहीं और भी रहता तो बाकी तो सर्विसेज के पैसे देता ही, तो यहाँ भी दे दे। नाउ डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस। भाई आपने कोई एडवांस ले लिया पैसा, एडवांस किसी भी तरीके से ले लिया, तो उस एडवांस को तो डिडक्शन करेंगे ही। तो वही चीज़ है, डिडक्शन रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ मनी गिवन बिफोर एम्प्लॉयमेंट बिगन, या तो नौकरी शुरू होने से पहले आपको पैसा दे दिया। रिकवरी ऑफ एन एडवांस आफ्टर एम्प्लॉयमेंट बिगन सेल टू द सब्जेक्ट, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया, उसके बाद तुमने एडवांस ले लिया है। और रिकवरी ऑफ द एडवांस वेजेस नॉट ऑलरेडी अर्न शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स, या फिर आपको पैसा दे दिया गया और आपने एक्चुअल में अर्न वो वेजेस अभी तक कमाया ही नहीं है, आपको अर्निंग ही नहीं हुई है, तो ऐसे केस में डिडक्शन, तो देखो इन शॉर्ट ये है कि अगर कोई बंदा एडवांस पैसा लेता है तो पैसे उसके कटेंगे, डिडक्शन होगी, मना नहीं कर सकता, ठीक है। अगला क्या है, डिडक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ लोन। आपने लोन ले लिया है, तो लोन ले लिया तो आपकी लोन की रिकवरी होगी, और अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया भी जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी भाई इतना इस रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम नहीं ले सकते। सेक्शन 13 डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस। अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किया जा रहा है, तो उसका डिडक्शन हो जाएगा उसके वजह से। नाउ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, आपको वेजेस कितना दे रहे हो, ताकि जब ऑडिटर आएगा या अथॉरिटी चेक करने आएगी तो तुमसे वेजेस रजिस्टर मांगेगी, रिकॉर्ड मांगेगी कि तुम क्या दे रहे हो। उस रजिस्टर से पता चलेगा पिछले 3 साल से क्या काम चल रहा है, कब कब इनको पैसा दिया जा रहा है, उनके रिसिट्स है या नहीं, एम्प्लॉय जो लोगों के साइन है या नहीं, या फिर फेक लोग तो नहीं है, ये मतलब गलत लोगों को तो नहीं दे रहा, वो एक्चुअल में एम्प्लॉय है ही नहीं और उनको पैसा तो नहीं दे रहा है।
अटेंडेंस चेक करेगा, तो वो सारे रजिस्टर बनाओगे, रिकॉर्ड बनाओगे, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। बहुत ही छोटा सा एक्ट था और मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको जो प्रैक्टिकली चीज़ें एप्लीकेबल होती है उसको समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि बोनस दिया कैसे जाएगा, कितना दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कुछ तो आया होगा यार समझ में। कुछ भी समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये तो मुझे रटना पड़ गया, अब तो याद हो गया मुझे। 30-40 सेकंड में आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट कर ही देता हूँ। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नया लेसन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।